नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम बांग्लादेश में फैली अराजकता और रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर हुए हमले की कैसे रची गई साजिश। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के समकक्ष ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति का किया ऐलान। सिर्फ 9 माह में समझौते को दिया गया अंतिम रूप। भारतीय युवाओं, उद्यमियों और किसानों को होगा बड़ा लाभ। पटरी पर नहीं लौट रही बांग्लादेश की कानून व्यवस्था। एक और युवा नेता पर हमला। हिंदुओं के साथ हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक समूहों का विरोध प्रदर्शन। शेख हसीना ने भी यूनुस को घेरा। इनकलाब मंच की आंदोलन शुरू करने की धमकी। सीमा पर झड़पों के बीच थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बुधवार को होगी बैठक। कंबोडिया का थाईलैंड पर बम और जहरीली गैस गिराने का आरोप। आसियान की दोनों पक्षों से मिलकर संघर्ष सुलझाने की अपील। शांति प्रयासों के बीच रूस को बड़ा झटका। कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत। यूक्रेन पर शक। रूस ने कहा नेटो पर चढ़ाई का नहीं है कोई इरादा। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हुए आतंकी हमले में कई नए खुलासे। पुलिस का दावा, हमलावरों ने महीनों तक बनाई योजना, बाहरी इलाकों में ली ट्रेनिंग, गोलीबारी से पहले फेंके बम। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने यहूदी समुदाय से मांगी माफी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बांग्लादेश की खबर की ओर। बांग्लादेश में एक और स्टूडेंट लीडर मोहम्मद सिकदर को गोली मार दी गई। यह हमला इनकलाब मंच पार्टी प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हुआ। वहीं बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की पीटने के बाद केरोसिन डालकर आग लगाकर भीड़ के द्वारा हत्या के बाद बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय जगत में खूब किरकिरी हो रही है। भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। हालांकि बांग्लादेश इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत पर उतर आया है। आइए आपको इस संबंध में एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। छात्रों का विद्रोह, सड़कों पर दम तोड़ते कानून व्यवस्था, हिंसा के दम पर सत्ता परिवर्तन, यही वो कट्टरवाद था जिसने बांग्लादेश में कथित परिवर्तन को जन्म दिया। अब साल भर बाद ही वही कट्टरवाद मोहम्मद यूनुस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेताब है। लेकिन यूनुस है कि संभलने के लिए तैयार नहीं। हिंसा के ताजा सिलसिले में निशाने पर फिर है हिंदू समुदाय के लोग। दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या और सरेशाम चौराहे पर जला देने की घटना ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए तंग होती जमीन के बीच हिंदू धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय भी सड़कों पर उतर आए हैं। संगठनों ने ढाका स्थित नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करते हुए अंतरिम सरकार पर धार्मिक और जातीय हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। आरोप है कि सिर्फ धार्मिक पहचान के कारण अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं, बल्कि पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए डर का संदेश है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी घटना के बाद न तो सरकार की ओर से कोई ठोस बयान आया, न ही किसी बड़े नेता ने इसकी निंदा की। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की गई है। इधर दीपू चंद्र दास हत्या को लेकर भारत में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारत के लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर भी बांग्लादेशी मीडिया भ्रामक प्रचार में जुटा हुआ है। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन पर
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि ये प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था। इससे बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर शेख हसीना भी परेशान है। उन्होंने कहा कि हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती हैं, साथ ही पड़ोसी देशों से संबंध कमजोर कर रही हैं। आगामी चुनाव को लेकर शेख हसीना ने दो टूक कहा है कि उनकी पार्टी के बिना चुनाव सिर्फ राज्याभिषेक होगा। उधर इनकलाब मंच के पार्टी प्रवक्ता उस्मान हादी की हत्या के मामले में इंसाफ न मिलने पर अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी गई है। इससे पहले इनकलाब मंच ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। कानून व्यवस्था कितनी तेजी से हाथ से निकलती जा रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस गंभीर स्थिति में अब एक और युवा नेता गोलियों का शिकार हुआ है। नेशनल सिटीजन पार्टी खुलना के डिविजनल प्रमुख को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश की बिगड़ती स्थिति पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। ब्रिटिश संसद के 3 सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश कर ताजा हिंसा की निंदा की है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यही है कि उस्मान हादी जिसकी हत्या की गई बांग्लादेश में, उसको लेकर के जो वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आज फिर एक स्टूडेंट लीडर को वहां पर गोली मार दी गई है। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी बांग्लादेश के हालात को लेकर के? देखिए, पहली चीज तो यह है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, दोज हु लिव बाय द गन डाई बाय द गन। तो ये जो सो कॉल्ड विद्यार्थी नेता हैं, इन्होंने खुद हिंसा को बढ़ावा दिया। आपने देखा जुलाई में जो हुआ पिछले साल, वो हिंसक वारदातें थी जिनके पीछे इन लोगों का हाथ था। जिस तरीके की हिंसा बांग्लादेश में हुई, जहां शासन व्यवस्था बिल्कुल करीब करीब समाप्त हो गई है, उसी का हम फल देख रहे हैं जो आज हो रहा है। क्योंकि अभी तक क्या था कि ये लोग हिंसा करने के लिए तैयार थे, अब क्या कि बांग्लादेश का आवाम जो है इस तरीके की तत्वों से नाराज हो चुका है, परेशान हो चुका है। और जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं पिछले 1-1.25 साल से, उससे अत्यधिक परेशान है। और अब जो है आप देख रहे हैं प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि ये लोग जो है न सिर्फ सरकार विरोधी दिख रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्र विरोधी है। इनमें से कई लोग जो एंटी लिबरेशन फोर्सेस हैं उनके साथ मिल गए हैं और कट्टरपंथी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो विरोध करने वाली शक्तियां हैं, जो अवामी लीग के समर्थक हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो भी एकत्रित और एकजुट हो रहे हैं और वो इन तत्वों के ऊपर हमला कर रहे हैं जो बांग्लादेश को अराजकता के माहौल और मध्ययुगीन सभ्यता में ले जाना चाहते हैं। आलोक जी, इसके अलावा एक हिंदू युवक की वहां पर हत्या की गई, उसको पीटा गया, उसका वीडियो काफी वायरल है। उसके बाद केरोसिन डालकर उस पर आग लगा दी गई। भारत ने इस पर चिंता व्यक्त की तो कहा गया कि ये एक छोटी मोटी घटना है। उल्टा भारत में इस घटना को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए। बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, उसके रवैये पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेश की जो वर्तमान सरकार है, इसको तो पहले चीज सरकार कहना ही एक वो होगा, गलत होगा, क्योंकि इस सरकार के पास कोई भी वैधानिकता नहीं है। ना किसी चुनाव से चुनी गई है, ना किसी वैधानिक तरीके से आई है। ये तो एक षड्यंत्र के रास्ते माध्यम से सत्ता पे काबिज हो गई है और आज बांग्लादेश की बागडोर संभाले हुए है। और ऐसे हालात में जब कट्टरपंथी शक्तियां, जमात और इस तरीके की शक्तियां बांग्लादेश पे पूरी तरह से हावी हैं, तो वहां अल्पसंख्यकों की जान और माल को खतरा तो बढ़ ही रहा है। और जिस निर्ममता से ये हत्या हुई, जिस जघन्य तरीके से उस युवक की हत्या की गई, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। आप देखें, पूरे विश्व में आज इसकी घटना की निंदा हो रही है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब बांग्लादेश की सरकार के पास चूंकि इस जघन्य हत्या का कोई जवाब देने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, तो वो अब भारत का विरोध कर रही है या भारत को कह रही है कि हम सामान्य घटना है, सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी युवक की इस तरीके से निर्ममता से की जाने वाली हत्या को सामान्य प्रक्रिया तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। आलोक जी, अंतिम सवाल इस विषय को लेकर के, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां पर आम चुनाव भी होने हैं, इसको लेकर के अब वहां पर गहमा गहमी शुरू हो गई है।
क्या आने वाले दिनों में और हिंसा वहां पर देखी जा सकती है? देखिए, इसकी पूरी संभावना है कि हिंसा हो सकती है, क्योंकि कई तत्व, विशेषकर वो तत्व जो आज इस अंतरिम सरकार से जुड़े हुए हैं, विशेषकर जमात और इस तरीके की ये जो सो कॉल्ड विद्यार्थियों की जो पार्टी है, ये इनके पास जनाधार नहीं है और ये जानते हैं कि किसी भी चुनाव में ये जीत नहीं पाएंगे और इसलिए ये लोग चुनाव के विरोधी रहे हैं शुरू से। कई इन्होंने अपने कारण दिए कि ये सुधार होने चाहिए, वो सुधार होने चाहिए, ये रिफॉर्म होना चाहिए, वो रिफॉर्म होना चाहिए। और ये लोग अब जब चुनाव इनके सामने है और ये जानते हैं कि ये जीत नहीं सकते, तो ये लोग कई ऐसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं जिससे कि इनकी जो सत्ता पर पकड़ बनी हुई है, जो बिना किसी चुनाव, बिना किसी उत्तरदायित्व के है, वो खत्म ना होने पाए। बिल्कुल। तो ऐसी दूसरी ओर जो संभावनाएं की जा सकती है कि आवामी लीग के कार्यकर्ता हैं, आवामी लीग को तो वहां पर बैन किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, गुस्से में हैं। ऐसे में हालात वहां पर काफी खराब हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आलोक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। PM विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। PM विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की रणभूमि में रूस पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है। बताया जा रहा है कि सुमी इलाके में यूक्रेनी सैनिकों को पीछे भागना पड़ा है। दूसरी ओर दक्षिणी मॉस्को में एक रूसी जनरल की बम विस्फोट में मौत के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बातचीत का दौर भी जारी है। हालांकि युद्ध रोकने को लेकर अभी बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन सभी पक्ष बातचीत को सकारात्मक बता रहे हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए लंबी बातचीत का दौर लगातार जारी है। अमेरिका के मियामी में यूक्रेन शांति के लिए अमेरिका, रूस, यूक्रेन और यूरोप के प्रतिनिधियों के बीच कई दिन मंथन चला, लेकिन इन बैठकों से कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। हालांकि मियामी की बैठकों के बाद अमेरिका और यूक्रेन ने बयान जारी कर बातचीत को
रचनात्मक बताया है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत को लेकर बताया कि इसमें 4 मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें 20 सूत्री योजना को आगे बढ़ाना, एक बहुपक्षीय सुरक्षा गारंटी ढांचा, यूक्रेन के लिए एक अमेरिकी सुरक्षा गारंटी फ्रेमवर्क और यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक कदमों पर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान समय सीमा और आगे लिए जाने वाले कदमों पर भी ध्यान दिया गया। दरअसल पिछले महीने अमेरिका ने एक 28 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखा था, जिसे यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने रूस के पक्ष में झुका हुआ बताकर खारिज कर दिया था। रूस की तरफ से विशेष दूत किरिल दिमित्रियव ने स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बातचीत की। क्रेमलिन का कहना है कि दिमित्रियव राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर उन्हें बातचीत की जानकारी देंगे, जिसके बाद तय किया जाएगा कि आगे क्या फैसला लेना है। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी जमीन पर कब्जा करने की अपनी महत्वाकांक्षा अभी नहीं छोड़ी है, जबकि क्रेमलिन ने इसे खारिज कर दिया है। वहीं रूस द्वारा पूरे यूरोप को जीत लेने से जुड़े बयानों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रूस के पास फिलहाल सारे यूक्रेन को कब्जा करने की भी क्षमता नहीं है। ऐसे में यूरोप पर कब्जे की बात तो छोड़ ही दीजिए। इन सारी चर्चाओं और बयानों से इतर रूस यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है। सुमी क्षेत्र में रूसी सेना की बढ़त के चलते कई जगहों से यूक्रेन के पीछे हटने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को दक्षिणी मॉस्को में एक कार बम धमाके में एक रूसी जनरल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मारे गए जनरल रूसी सेना की ट्रेनिंग की देखरेख से जुड़े हुए थे। रूसी अधिकारियों ने इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ होने का शक जताया है। वहीं सोमवार को ही रूस के क्रास्नोडार क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन हमले में 2 जहाज क्षतिग्रस्त हो गए और एक बड़े इलाके में आग लग गई। जुड़े हुए विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। आलोक जी, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो काफी बातचीत चल रही है इसको लेकर के, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ये मामला सुलझ जाए, लेकिन अभी तक ये मामला सुलझ नहीं रहा है। क्या कुछ परेशानी आप देखते हैं जो बातचीत में आ रही हैं? देखिए, जहां तक सवाल राष्ट्रपति ट्रंप का है, तो उनकी जो नोबेल पीस प्राइज की आकांक्षा है उसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि जितनी शांति वार्ताएं वो करा सकें, शांति समझौते वो करा सकें, वो उनकी जो दावेदारी है नोबेल पीस प्राइज की उसको सुदृढ़ करेगा। अब क्या है कि रूस और यूक्रेन युद्ध एक बड़ा ही क्लिष्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि रूस काफी यूक्रेन की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर चुका है, और अब यूक्रेन परोक्ष रूप से ये मान चुका है कि जो हिस्सा रूस के कब्जे में है वो उसके पास ही रहेगा या उसके नियंत्रण में रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त चाहते हैं कि डोनबास, जिसके अंदर डोनेट्स और लुहांस्क प्रांत हैं, उसका जो थोड़ा बहुत हिस्सा जो बचा हुआ है वो भी अब पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाए जब वो करें। दूसरी सवाल ये है कि जो यूक्रेन की शांति की गारंटीज है उसके लिए जो ट्रुप्स वहां आने की बात हो रही है, कुछ यूरोपियन देशों की आने की बात हो रही है, उसके ऊपर भी कुछ विचार विमर्श हो रहा है और उस पर कुछ मतभेद हैं कि किस राष्ट्र की सेनाएं वहां आ सकती हैं और किसकी नहीं आ सकती, क्योंकि यूक्रेन के लिए बहुत आवश्यक है कि उसकी जो शांति है, उसकी जो सुरक्षा है, उसकी कोई गारंटी हो जो पश्चिमी देश या अमेरिका ले। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी चल रही हैं। ऐसा मुझे लगता है कि ये युद्ध जल्द ही इसका समाधान हो जाना चाहिए, लेकिन कब होगा और कैसे होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन ने भी ये दिखला दिया है कि अभी भी उसके पास क्षमता है कि वो रूस के आलोक जी यहीं पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि जो डोनियास्क और लुहांस्क का इलाका है वो पूरा रूस को मिल जाए। अगर ये बातचीत से नहीं होता तो वो उसको युद्ध से पूरा इलाका अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और यूक्रेन जिस तरह से वहां पर अपनी जवाबी कार्रवाई करता है, इसको देखकर आपको लगता है कि आने वाले कम समय में ये डोनबास का पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में कर पाएगा? देखिए, ऐसा अभी जो हालात हैं उसके ऊपर तो नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखें जो इतने सालों की लड़ाई हुई है उसमें रूस ने जो पहले 24 घंटे में सफलता प्राप्त की थी, उसके बाद रूस उस तरीके की जो सफलता है वो नहीं प्राप्त कर पाया है। रूसी सेना आगे बढ़ रही है और इस वक्त यूक्रेन पर दबाव है और रूस नए इलाकों के ऊपर कब्जा करता जा रहा है, पर जिस तरीके की त्वरित
कार्रवाई और त्वरित कब्जे की हम अपेक्षा करते हैं, वो मुझे अभी इस वक्त नहीं दिखता। दूसरी तरफ हमें ये भी समझना चाहिए कि ये जो इलाका है, जो डॉनबास का है, जो पूर्वी यूक्रेन है, इस तरफ यूक्रेन ने भी अपनी सुरक्षा की समुचित तैयारियां की हुई थी। तो यही वो इलाका है जहां यूक्रेन की सेना सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला कर रही है रूस का, और उसको वो दे रही है। रूस के पास जो तकनीकी एज है, उसके चलते रूस ओडेसा और अन्य जगहों पे हमले कर रहा है, पर डोनबास क्षेत्र में उसकी सेना जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए वो हम नहीं देख पा रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी जल्द ही रूस पूरे डोनबास पे कब्जा कर पाएगा। आलोक जी, एक चीज और निकल के आ रही है, जो प्रेसिडेंट पुतिन के बयान कहें या उनके जो सहायक हैं उनके बयानों की हम बात करें, वो कहते हैं कि बातचीत थोड़ा सा आगे जाती है और सकारात्मक दिशा में जाती है तो यूरोप कहीं ना कहीं खलल डाल देता है। देखिए, यूरोप के राष्ट्रों को चिंता है कि अगर यूक्रेन झुक गया तो इसके बाद रूस का जो दबाव है वो यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ेगा। जहां एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, यूरोप के अन्य राष्ट्रों को ऐसा लगता है कि जो शांति वार्ता के जो समझौते की जो शर्तें हैं उसके अनुसार हम रूस को उसकी आक्रामकता और आक्रमण का इनाम दे रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर वो सारे क्षेत्र आ जाएंगे जो यूक्रेन के क्षेत्र जिसके ऊपर रूस ने कब्जा किया है। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। दादा, कौन सा प्लांट है? टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। सिडनी के बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले पर पुलिस ने नया खुलासा किया है। सोमवार को पुलिस ने बताया कि आरोपी साजिद और नावेद अकरम ने सिडनी के बाहरी इलाके में बंदूक प्रशिक्षण लिया था।
पुलिस ने यह भी बताया कि हमले की शुरुआत में बंदूकधारियों ने 4 विस्फोटक फेंके थे जो फटे नहीं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने घटना के लिए यहूदी समुदाय से माफी मांगी है। इससे पहले रविवार को बॉन्डी बीच पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के मौके पर वहां मौजूद लोगों ने पीएम एल्बनीज के सामने हूटिंग भी की। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की संसद ने बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद बंदूक और विरोध प्रदर्शन संबंधी सख्त कानून पारित करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक विशेष बैठक की, जिसमें थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष पर चर्चा की गई। ये इस वर्ष दूसरी बार है जब आसियान ने अपने 2 सदस्य देशों के बीच तनाव कम कराने का प्रयास किया है। संघर्ष 2 सप्ताह पहले घातक झड़पों में बदल गया था। इन झड़पों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। मलेशिया की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने रजाक की सजा का शेष हिस्सा नजरबंद रहकर काटने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि देश के पूर्व राजा द्वारा जारी किया गया शाही आदेश वैध नहीं है और इसे संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जारी नहीं किया गया था। अमेरिकी तटरक्षक बल ने कैरिबियाई सागर में एक और प्रतिबंधित तेल टैंकर जहाज का पीछा किया है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा वेनेजुएला की सरकार से जुड़े ऐसे जहाजों के खिलाफ तेज होती कार्रवाई का हिस्सा है। अमेरिकी प्रशासन पिछले 2 सप्ताह से 2 तेल टैंकर जहाज जब्त कर चुका है। सूडान के